हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी को मैं फर्स्ट यूनिट पढ़ा रही हूँ, फर्स्ट पेपर का आपका यूजीसी नेट। ओके, तो मैंने कुछ टॉपिक इसमें करवा दिए थे। मैं आपको बार बार हर वीडियो में आपके बताती हूँ कि सिर्फ मैं वही पढ़ा रही हूँ, पूरा सिलेबस तो मैं कंप्लीट ही करवाऊंगी। बट उसमें जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पुट अप होते हैं, जिससे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और आने के चांसेस है, मैं उस पर ज्यादा फोकस दे रही हूँ। पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, पर कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत कम पुटअप किए जाते हैं, उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में मैं समझा रही हूँ। अगर यूनिट का कोई भी पोर्शन कुछ छोटा, तो जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगी आपकी, उसमें से जो कुछ वर्ड मिलेंगे मैं उसको वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगी। आप इसके लिए तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि मैम पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि मैंने देखिए, आप कुछ लोग उसे नोट्स बोलते हैं कि मैम अपना नोट्स डाल दीजिए। मैं आपको बता दूं, नोट्स मैं क्यों नहीं डालती, क्योंकि मैंने जब स्टडी की थी और जब भी मैं स्टडी करती हूँ, ऐसा नहीं कि नोट्स बना के चलती हूँ, क्योंकि आपको आप ऑनलाइन और अच्छी चीजें, हर चीजें पता चल जाती है। जब मैं पढ़ती थी मुझे ये पता नहीं लगता था कि कौन सही बता रहा है, क्या गलत बता रहा है, कितना ब्रॉड था मेरे लिए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता था कहाँ से मैं स्टडी करूँ। तो मैंने काफी बुक्स ली थी, काफी अपने पुराने प्रीवियस ईयर, जैसे मैंने ग्रेजुएशन में पढ़ाई की थी और एमए में मैंने लिया था, इंटर का मैंने काफी बुक्स निकाला। मुझे तो काफी टाइम लग गया था मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करने में। तो मुझे जो लगा, जो हैंड राइटिंग मेरी ऐसी थी कि मैंने फास्टली जल्दी मैंने लिख लिया। और मैंने कैसे क्रैक किया है वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन था मैम आपका मेन सब्जेक्ट क्या था, तो मेरा एजुकेशन मेरा मेन सब्जेक्ट है। मैं पढ़ा रही हूँ शिक्षण का अर्थ। इससे क्वेश्चन काफी पुटअप किए जाते हैं। शिक्षण क्या है, शिक्षण के अवधारणाएं और शिक्षण सूत्र इसके में इंपॉर्टेंट है। शिक्षण के सूत्र, इनसे क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर तो देखा ही होगा, क्योंकि जो भी नेट और जेआरएफ क्लियर करना चाहता है, जो बिगिनर्स है, जो पहली बार एग्जाम दे रहा है, जो देगा दिसंबर में, और मोस्टली मैं सबसे यही कहती हूँ कि मेन एग्जाम देने से पहले अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं तो आप एक बार एग्जाम जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आपको एक वो एक्सपीरियंस हो जाएगा कैसे कैसे मेथड पूछता है, कैसे कैसे आता है। दूसरे का एक्सपीरियंस लेने से अच्छा है कि आप खुद में एक अपना एक्सपीरियंस ले लें। और उससे पहले एग्जाम देने से पहले प्रीवियस कुछ अपने आप से देख लीजिए। पढ़ाने और दूसरे का बताने से, खुद में एनालिसिस करने से बहुत काफी अंतर आ जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, शिक्षण का अर्थ। और इससे पहले मैंने शिक्षण के कुछ वीडियो ली थी, उसमें भी इंपॉर्टेंट था। ये नहीं कि कुछ छूटेगा आपको कुछ भी नहीं। अगर कुछ छूटता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कंप्लीट करवा लूंगी। आपका कमेंट, जो कुछ समझ में नहीं आता, कोई भी कंटेंट आपको लग रहा है मैंने छोड़ दिया, तो आप प्लीज कमेंट कर लीजिएगा। वैसे तो मैं कोई कंटेंट में छोड़ूंगी नहीं। ओके, तो अगर आपने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक करते जाइएगा वीडियो में। शिक्षण शब्द किससे बना हुआ है, शिक्षण का अर्थ क्या होता है, शिक्षण की डिफिनेशन क्या है, इसका महत्व क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसके सूत्र क्या है, आइए इस वीडियो को पूरा कंप्लीटली हम पढ़ते हैं। तो शिक्षण क्या है, शिक्षण का अर्थ क्या है। तो शिक्षण शब्द अंग्रेजी की टीचिंग, कुछ वर्ड हमें होते हैं, नेट हो चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कोई भी एग्जाम हो आपका, तो हमें हिंदी समझ में नहीं आती तो हम उसकी इंग्लिश कर लेते हैं। जनरली तौर पे हम लैंग्वेज बोलते हैं, अगर हमको इंग्लिश बोलना भी नहीं आता, लेकिन हम डेली यूज में जो इंग्लिश बोलते हैं, हमें उस इंग्लिश का अर्थ समझ में आता, लेकिन उसकी हिंदी नहीं आती। कभी कभी हिंदी आती तो उसकी इंग्लिश नहीं आती। इसी दोनों टाइप में हमारा हो जाता है। ओके, चाहे हिंदी मीडियम में हो चाहे इंग्लिश मीडियम में हो, ऐसा नहीं कोई प्योर एकदम हिंदी बोलता है, प्योर इंग्लिश ही बोलता हो। हम जनरली बोलचाल की लैंग्वेज में भी इंग्लिश का यूज कर लेते हैं। शिक्षा अंग्रेजी के टीचिंग। अब टीचिंग कैसे करते हैं, आपके टीचर ने आपको कैसे पढ़ाया, वो टीच जो करते थे उनका मेथड क्या था पढ़ाने का, और आप लर्नर थे, आप सीखते थे, उसमें आप क्या सीखते थे, तो जनरली यही तौर पे बताया जाता है। इसमें कुछ सूत्र हैं जो आपको पढ़ने। टीचिंग शब्द का हिंदी रूपांतरण है क्या, शिक्षण। टीचिंग का अर्थ होता है हिंदी में शिक्षण, या एजुकेशन की लैंग्वेज में बोलते हैं शिक्षण, जिसका शिक्षक एवं शिक्षार्थी द्वारा कक्षा में अंतः क्रिया द्वारा लोकतांत्रिक एवं बाल केंद्रित वातावरण में सीखने की प्रक्रिया है। शिक्षण क्या है, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक टीचर होता है, एक स्टूडेंट होता है। ओके, एक सिखाने वाला होता है और एक सीखने वाला होता है। इनके बीच जो अंतर क्रिया, जो प्रोसेस होता है सीखने और सिखाने का, इसी को क्या बोलते हैं, शिक्षण। ओके, एक को एक्सपीरियंस होता है, एक को एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं, तो वो उसको सिखा के उसको एक परिपक्व व्यक्ति बना देता है। ओके, यह एक कौन सी प्रक्रिया, तो यह कौन सी प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन काफी बार आता है, ये कौन सी प्रक्रिया है, तो शिक्षण एक क्या है, सामाजिक प्रक्रिया। शिक्षण एक कौन सी प्रक्रिया, तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। आप देखिए, जो भी मैं समझा रही, जो भी वर्ड मैं समझा रही हूँ, क्योंकि मैंने इतना एनालिसिस किया, उसके बाद ही मैं एक वीडियो बनाती हूँ। भले मैं वीडियो कम बनाऊं, लेकिन जो भी वीडियो बनाती हूँ नेट जेआरएफ क्लियर के
क्लियर करने के पर्पज से ही मैं वो बनाती हूँ। ऐसा नहीं खूब ढेर सारी वीडियो बना दी, वीडियो के अंतर्गत मैं कुछ भी आपको बताऊं, ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। ओके, तो मैं डायरेक्टली सिर्फ आपको समझाने, नेट और जेआरएफ जैसे क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है सिर्फ उसके थ्रू में बनाती हूँ। ठीक है, तो क्या है शिक्षण आपको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने काफी इजी लैंग्वेज में समझाया है। शिक्षण क्या है, एक शिक्षार्थी और स्टूडेंट के मध्य जो अंतःक्रिया होती है, एक सिखाने वाला होता है और एक सीखने, एक परिपक्व होता है, एक कम परिपक्व होता है। ओके, यह कौन सी प्रक्रिया है, शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। अब आप डेफिनेशन देख लीजिए, पहले 2004 से लेकर 2018 तक आपका जो पेपर होता था उसमें डेफिनेशंस काफी पूछे गए, लेकिन जब 2018 के बाद जब आपका एग्जाम पैटर्न कुछ चेंज हुआ था, उसके बाद से पेपर में आती है डेफिनेशंस, बट ये नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं आती, लेकिन आती है, एक दो, कभी फर्स्ट शिफ्ट में, कभी सेकंड शिफ्ट, कुछ शिफ्ट वाइज आती हैं, बट इतनी डेफिनेशंस नहीं आती कि डेफिनेशंस आती जितनी पहले आती थी उसकी अपेक्षा अब कम आती हैं। ओके, तो आपको एक नजर डेफिनेशंस देख लेनी है, समझ लेनी है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस देख लीजिए एक नजर। जब भी कभी जाइएगा तो एक डेफिनेशंस का मैं क्या बोलती हूँ कि एक पेज अलग बना लीजिएगा, उसमें सिर्फ डेफिनेशन जितनी भी हो आप डेफिनेशन लिख लीजिए। जब भी रिवाइज करने का कभी आप फ्री बैठो तो एक बार एक नजर आप सिर्फ डेफिनेशन को देख लीजिए, आपको याद हो जाएंगी, क्योंकि सिर्फ रटना इसमें नहीं होता है। तो एल एंगेज आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसी भी आप एग्जाम दे रहे हो इनके लिए, अगर ये राइटर आपको मिलते हैं शिक्षण के पर्पज से तो इम्पोर्टेंट है आपके एलन गेज साहब। इन्होंने क्या बताया, शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है जिसके द्वारा एक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। किसी का भी शिक्षण हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष रूप से, शिक्षण के द्वारा देखिए जो पढ़ा लिखा या पर्सन होता है उसके बिहार में कितना चेंजेस आ जाता है, कितना एकदम जंगली से एक एकदम महान एक निर्माता बन जाता है वो। तो शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है, अगर हम सीखते हैं तो कितना अच्छा लगता है, कोई चीज हमको समझ में आ रही है, कुछ भी सीखते हैं उससे कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है, शिक्षण से जो सिखा रहा है कितना अच्छा इफेक्ट पड़ता है, जिसके द्वारा एक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जाता है। अगर सिखाने से, किसी बच्चे को पढ़ाने से, लिखाने से उसके बिहार में कितना चेंजेस आ जाता है। हम बचपन से केजी नर्सरी से सीखने स्टार्ट करते हैं, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट जेआरएफ जब तक करते हैं, कितना देखिए हमारे नेचर में कितने चेंजेस आ जाते हैं। तो एमएल गेज ने क्या बोला है कि शिक्षण एक पारस्परिक प्रभाव है और जिसके द्वारा एक व्यक्ति के व्यवहार में अपेक्षित परिवर्तन लाया जा सकता है। इन्होंने व्यवहार में परिवर्तन लाने को क्या बोला है, शिक्षण बोला है, इनका एक मेन थ्योरी है। सेकंड आपके आता है बीओ स्मिथ साहब, इन्होंने बोला है शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया। हम जब पढ़ते हैं, टीचिंग करते हैं, किसी न किसी पर्पज से ही पढ़ने जाते हैं, जो भी सीखते हैं और सीखने और सिखाने का काम होता है कि उद्देश्य पर्पज से उसको नहीं आ रहा तो मुझे उसको लाना है, वो उसको कुछ बनाना है, ठीक है, उसको इस सब्जेक्ट में इसको क्वालिफाई कराना है। ओके, इसका मेन हेड बना देना है, इसको ऐसा पढ़ाना है कि वो जेआरएफ क्लियर करवा दे। मेरा शिक्षण और टीचिंग का क्या पर्पज है कि जो भी ये वीडियो देख रहा हो तो उसका ऐसा हो नेट और जेआरएफ पूरा क्लियर हो जाए, उसको शिक्षण विधि समझ में आ जाए, शिक्षण की थ्योरी। तो शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया, जो मैं कर रही हूँ ये शिक्षण, जो आप देख रहे हैं, जो आप पढ़ रहे हैं, वो क्या है, वो लर्निंग है। ओके, तो शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया, किसने बोला था, बीओ स्मिथ साहब ने। आपको मॉरिसन साहब ने क्या बोला था, तो शिक्षण वह प्रक्रिया है, टीचिंग वह प्रोसेस है जिसके द्वारा एक अधिक परिपक्व, देखिए एक अधिक परिपक्व मतलब होता है टीचर। ओके, ये टीचर जो है ये अधिक परिपक्व है। ओके, क्योंकि कम में पढ़ा लिखा होगा, क्योंकि इंटर में ऐसा नहीं कि काफी पढ़े लिखे हो, लेकिन स्टूडेंट से तो ज्यादा ही परिपक्व होगा ना, उसको उससे तो ज्यादा ही आएगा। एक अधिक परिपक्व व्यक्ति मतलब टीचर, और अनौपचारिक तौर पे माता पिता हो सकते हैं, आस पड़ोसी हो सकते हैं, जो हमें कुछ बताते हैं, वो परिपक्व व्यक्ति हैं। और कम परिपक्व व्यक्ति को अधिक परिपक्व बनाने, देखिए वो कम परिपक्व अधिक परिपक्व व्यक्ति कम परिपक्व व्यक्ति को अधिक परिपक्व बनाने के उद्देश्य से कार्य करता है। आपको ये चीजें तो मेन समझ में आएगा कितनी इजी लैंग्वेज में उन्होंने शिक्षण को डिफाइन किया है कि शिक्षण क्या है, एक टीचर है जो परिपक्व है, एक स्टूडेंट है जो कम परिपक्व है, और जो टीचर होता है एक स्टूडेंट को अधिक परिपक्व या अधिक ज्ञानी बनाने के लिए जो भी क्रिया करता है वो क्या होता है, शिक्षण। आपको ये समझ में आ गया होगा। मॉरिसन की डेफिनेशन है। ओके, आपको इनके क्लू मिल गया होगा इन्होंने क्या क्या वर्ड यूज किया है। अब योकम एवं सिम्पसन ने क्या बोला है, डेफिनेशन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिम्पसन की। शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह के इन्होंने बताया समूह के परिपक्व सदस्य अपने अपरिपक्व सदस्य, इन्होंने समूह के सदस्यों को ले लिया, इन्होंने व्यक्ति को लिया था, इन्होंने सदस्य को बता दिया कि पूरा टीचर का पूरा ग्रुप है, अपने अपरिपक्व सदस्य
जो चिल्ड्रन का पूरा ग्रुप है क्लास में को जीवन के साथ सामंजस्य बनाना सिखाते हैं। ठीक है, जीवन को कैसे जिया जाए उसके बारे में बताने हैं, कैसे आपकी लाइफ में क्या वर्क होगा, कैसे आपको उसको समझना है, कैसे करना है। ठीक है, वो ऐसा बताते हैं, ऐसा करना सिखाते हैं कि हम अपनी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आए उसको फेस कर सकते हैं। कोई परिपक्व व्यक्ति है और समूह का कोई भी सदस्य हो, वो हमें बताता है कि कैसे लाइफ अपनी जीवन व्यतीत करना चाहिए। हम जो भी सीखते हैं अपने समूह के व्यक्ति से ही सीखते हैं। तो ये किसकी डेफिनेशन है? ये आपके सिंपसन की डेफिनेशन है। इसके बाद कुछ आपकी कुछ डेफिनेशन थी इंपॉर्टेंट, जैसे बर्टन की। ओके, बर्टन की डेफिनेशन क्या है? शिक्षण अधिगम के लिए प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। ओके, शिक्षण क्या है बर्टन के अकॉर्डिंग? प्रेरणा है, किसी को आप मोटिवेट करते हैं कि आप नॉलेज लो, ज्ञान प्राप्त करो, उसके लिए आप पुश करते हो कि हाँ ये सही है, ऐसे आप करो काम। निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। शिक्षण क्या है? निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। किसके अकॉर्डिंग? बर्टन जी के अकॉर्डिंग है। रायबर्न के अकॉर्डिंग क्या है शिक्षण? शिक्षण के 3 बिंदु हैं। शिक्षण कैसे होता है, क्या प्रोसेस होता है? उनका 3 बिंदु है, शिक्षक, शिक्षार्थी एवं पाठ्यक्रम। इनका क्या बिंदु है? जैसे शिक्षक, ये आपका डायग्राम हो गया, एक हो गया शिक्षक, ये हो गया इनका शिक्षार्थी, ये हो गया इनका शिक्षार्थी, ये हो गया इनका पाठ्यक्रम। इन तीनों के बिना इन्होंने बताया है कि शिक्षण प्रक्रिया अधूरी है, जिसमें सीखने वाली प्रक्रिया में शिक्षार्थी का होना है, एक सीखने वाले का, एक सिखाने वाले का, और क्या सीखना है। ठीक है, किस चीज से सीखना, क्या सीखना, वो पाठ्यक्रम भी सम्मिलित होना चाहिए। किसने बताया था? आपके रायबर्न ने बताया था। स्किनर ने क्या बताया था? शिक्षण पुनर्बलन आकस्मिकताओं का क्रम है। ओके, क्या है? शिक्षण पुनर्बलन आकस्मिकताओं का एक क्रम है, एक प्रोसेस है। पाठक एवं त्यागी जी ने क्या कहा था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी थ्योरी है, ये नेट और जेआरएफ के लिए ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट जो क्वेश्चन आपके जो पूछे गए मैं उसमें इंपॉर्टेंट लिख देती हूँ। पाठक एवं त्यागी ने क्या बताया था? शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक व्यक्ति को अपने समूह, परिवार, विद्यालय, मित्रों एवं पत्र पत्रिकाओं द्वारा जीवन में समायोजन करना सिखाया जाता है। इन्होंने बताया कि शिक्षा जो है, शिक्षण प्रक्रिया काफी विस्तृत है। हम समूह से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, मित्रों द्वारा सीखते हैं, पत्र पत्रिकाओं से अलग अलग पर सीखते हैं। ऐसा नहीं पत्र पत्रिकाओं द्वारा कुछ नहीं सीखते, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसमें कुछ ना कुछ हम सीखते ही रहते हैं। पत्र पत्रिकाओं द्वारा जीवन में समायोजन करना सिखाया जाता है। इनके द्वारा शिक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है। फिर शिक्षण के 2 अर्थ हैं। शिक्षण के कितने अर्थ हैं? तो शिक्षण के आपके 2 अर्थ हैं। एक शिक्षण का क्या है? व्यापक अर्थ है, और एक क्या है आपका? संकुचित अर्थ है। ओके, व्यापक अर्थ, इससे पहले मैंने इसको डिटेल में पढ़ाया है, इसका औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के रूप के अकॉर्डिंग मैंने उसको डिटेल में पढ़ाया, वो वीडियो आप देख लीजिएगा, उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। संकुचित अर्थ और एक व्यापक अर्थ होता है। शिक्षण हम किस प्रक्रिया में करते हैं? तो व्यापक तौर पे भी करते हैं, संकुचित तौर में। संकुचित में क्या है? एक लिमिटेड दायरा रहता है, उसमें हम सीखते हैं। जैसे विद्यालय, वो लिमिटेड, उसमें कुछ कोर्स है, कुछ टीचर्स ने अदर से बता दिया, नहीं तो हमको उनको वो कोर्स कंप्लीट कराना, 1 ईयर के अंदर उनको कंप्लीट कराना है। ठीक है, वो बुक का नॉलेज है, वो एक लिमिटेशन में, सीमित अर्थ में। एक व्यापक अर्थ में हम कब तक सीखते हैं? ये औपचारिक तौर पर भी होता है, अनौपचारिक तौर पर। अनौपचारिक क्या है? घर परिवार से। और औपचारिक व्यापक है तो इसमें ये विद्यालय भी आ जाएगा। व्यापक अर्थ में घर परिवार, पड़ोस, औपचारिक और जीवन पर्यंत सीखते हैं। व्यापक अर्थ में कुछ ना कुछ जो भी हम बचपन से लेकर गर्भावस्था जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती, जब तक हम सीखते रहते हैं, ये क्या है? व्यापक अर्थ में जीवन पर्यंत सीखते हैं, और ये आपकी अनौपचारिक प्रक्रिया होती है। इसके बाद हम देखते हैं शिक्षण के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। आपका शिक्षण पढ़ लिया, शिक्षण के प्रकार कितने प्रकार का आपका शिक्षण होता है? तो आपका 3 प्रकार का होता है शिक्षण का प्रकार। तो कौन कौन सा होता है? देखिए, होता है आपका तानाशाही। शिक्षण कैसे प्राप्त करते हैं? शिक्षण के क्या प्रकार होते हैं? पहला आपका तानाशाही, मतलब शिक्षक केंद्रित। सेकंड है आपका प्रजातांत्रिक, मतलब बाल केंद्रित। थर्ड है आपका अहस्तक्षेपी। ओके, इसमें कोई किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। अब तानाशाही क्या? जैसे हिटलर का आपने शासन देखा था, हिटलर क्या था? वही जो चाहता था वही होता था, उसके अलावा किसी और की नहीं सुनी जाती थी, वो जो चाहता था वही होता था। इस अकॉर्डिंग पहले शिक्षा दी जाती थी, बट अब ऐसा प्रावधान नहीं है। बाल केंद्रित में बच्चे को के अकॉर्डिंग शिक्षा देना, जैसे मैडम मारिया मांटेसरी आपने सुना होगा, उन्होंने फ्रोबेल की किंडरगार्टन प्रणाली पढ़ी थी। और आपने ये जो प्रणालियां पढ़ी थी, महात्मा गांधी ने जैसे बताया था
तो इसमें वैसे ही शिक्षा दी जाती है कि बच्चे को करके सिखाना है, बच्चे का क्या माइंड है, कैसे सीखना चाहते हैं, क्या वह सीखना चाहता है, कैसे इंटरेस्ट है, कितना उसको नॉलेज है, कैसे सिखाया जाए। इसमें सिर्फ बच्चे के बारे में बताया गया। हस्तक्षेप, इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि बिंदु क्या क्या है। तो यह है शिक्षक केंद्रित। इसमें शिक्षा की टीचर ही सर्वे सर्वा होता है, मेन हेड होता है। शिक्षार्थी निष्क्रिय होते हैं, शिक्षार्थी का कोई योगदान, जो भी पढ़ाओ, जैसे भी पढ़ाओ, बच्चे के समझ में आए ना समझ में आए, बस पढ़ाना है। मनोवैज्ञानिक ढंग, ये मनोवैज्ञानिक ढंग नहीं है, क्योंकि ना आपने बच्चे की स्किल जानी, ना ही आपको कुछ स्किल पता है कैसे पढ़ाना है, ना बच्चे के अंदर देख रहे हैं किसको किस चीज में इंटरेस्ट है, क्या उसके अंदर कमियां है, कैसे उसको पढ़ाया जाए। ओके, अंतःक्रियात्व का अभाव, जब टीचर ही बोल रहा है, स्टूडेंट को बोलने का मौका ही नहीं दे रहा, तो इसमें अंतःक्रिया कैसे हो जाएगी। सिर्फ टीचर ही बोलता है, बच्चे से कभी पूछता नहीं कि आया कि समझ में नहीं आया, या आप जो हमने पढ़ाया उससे आप क्या सीखते हैं, कुछ कोई प्रोसेस नहीं है, सिर्फ टीचर इसमें सर्वे सर्वा है। तो तानाशाही या शिक्षक केंद्रित, कोई भी वर्ड अगर आपको आ जाता है, शिक्षक केंद्रित बोलता है तब भी यही होगा, तानाशाही आ जाता है तब भी यही आपका होगा शिक्षक के प्रकार में। प्रजातांत्रिक या बाल केंद्रित में शिक्षक शिक्षार्थी समान होते हैं, दोनों इंटेलेक्चुअल होते हैं, मतलब दोनों एक तरफ से वो अपना बात करते हैं, एक तरफ से वो अपना प्रस्ताव रखते हैं, दोनों ही आपस में बातचीत कर लेते हैं। अंतःक्रिया, विद्यार्थी की रुचि, वो जो टीचर होता है स्टूडेंट की रुचि के बारे में जानना चाहता है, क्या उसकी रुचि है, किसके अकॉर्डिंग उसको पढ़ाया जाए, उससे पूछा जाता है। मनोवैज्ञानिक शिक्षण है, क्योंकि उसमें बच्चों के बारे में पूछा जाता है। आपको स्टूडेंट को ही पढ़ाना, आप उसके बारे में नहीं जानते तो आप क्या पढ़ाएंगे। ओके, विद्यार्थी को ध्यान में रखकर शिक्षण दिया था। और देखिए उसको पढ़ाना है, उसका माइंड है, हाँ माना कि एज हो गई, बट उसका माइंड देखिए कम परिपक्व है, तो उसको किस क्लास में रखना है, कैसे उसको पढ़ाना है, किन विधि द्वारा पढ़ाना है, तो इसमें विद्यार्थी को मेन ध्यान दिया था। अब देखिए अहस्तक्षेपी, शिक्षार्थी इसमें सर्वे सर्वा होता है। ओके, शिक्षार्थी इसमें मेन होता है। शिक्षक एवं शिक्षार्थी के अंतःक्रिया ऐच्छिक होती है, ऐच्छिक होती है। मन हुआ तो पढ़ा, मन हुआ तो नहीं पढ़ा, कोई जबरदस्ती नहीं है कि मतलब तुमको पढ़ना ही पढ़ना है। ओके, विद्यार्थी सर्वोच्च होता है, इसमें विद्यार्थी जो मेन हेड होता है, जैसे इसमें टीचर हेड होता था, इसमें स्टूडेंट हेड है। बट बाल केंद्रित में दोनों है कि टीचर विद्यार्थी का समान गुण होता है, ठीक है, समानता होती है। वो कुछ बोलता है और कुछ उसको समझना होता है, जो वो समझता है तो कुछ वो सुनता है। ओके, इसमें दोनों चीजें, जैसे इस टाइम की जो शिक्षण प्रणाली है इसके अकॉर्डिंग चलती है। और ये भी है, बट ये बहुत कम मायने रखते हैं, क्योंकि विद्यार्थी के सर्वोच्च दूरस्थ शिक्षा, जो आपने इग्नू सुना है, इग्नू जो अपने फॉर्म फिल कर देते हैं, कोर्स हमारे घर पे आ जाता है, सिर्फ एग्जाम हम दे आते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये शिक्षा है। ठीक है, ये क्या है, शिक्षण के प्रकार। अब ये देख लीजिए किसमें कौन सा प्रकार है, कौन सा रूप है, कौन सा सिद्धांत है, कौन सा सूत्र है। ओके, आप ये जरूर ध्यान रखें। आपके लास्ट में शिक्षण की अवस्थाएं, कितनी शिक्षण की अवस्थाएं आपकी, तो ये शिक्षण की अवस्थाएं किससे ली गई, टोलमैन के शिक्षण प्रतिभान से ली गई हैं। जो शिक्षण की अवस्थाएं हैं, ये जो 3 अवस्थाएं आपको मिलेंगी, क्योंकि देखिए ये वर्ड है, अगर किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि एजुकेशन में जितना ये पोर्शन ये पढ़ रहा है, अगर इसका मेन सेकंड पेपर जिसका था, सेकंड पेपर जिसका एजुकेशन रहा होगा, तो उसके लिए ये जो यूनिट है काफी इजी रही होगी। ओके, क्योंकि उसने पहले से ग्रेजुएशन में इसमें उसने पढ़ रखा होगा पहले से। तो शिक्षण की अवस्थाएं उसके अकॉर्डिंग है, टोलमैन के शिक्षण प्रतिमान से ली गई है। किसके प्रतिमान से ली गई, टोलमैन के। अब देखते हैं किसकी कौन सी शिक्षण अवस्था है। पहली अवस्था है शिक्षण की पूर्व अवस्था, ये कितनी की अवस्था है, 3। शिक्षण की कितनी अवस्था है, 3 है। ठीक है, पहली है शिक्षण पूर्व अवस्था, अंतःक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है आपकी उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था। पहली क्या है, शिक्षण पूर्व अवस्था, शिक्षण के पहले की अवस्था। ओके, इसका मतलब ये होगा, तो विद्यार्थी को तत्पर करना, पढ़ने के लिए तत्पर करना या तैयार करना, पूर्व ज्ञान से जोड़ना, उसे जो कुछ अभी तक सीखा है उसको, जो भी उसने नया ज्ञान है उससे उसको जोड़ना। विषय वस्तु में रुचि, पढ़ाने में पढ़ने में रुचि, इंटरेस्ट उत्पन्न करना। उचित शिक्षण विधि, उसको अच्छे से किस ढंग से पढ़ाया जाए, वो पाठ योजना तैयार करना, उसको कैसे पढ़ाया जाए और क्या क्या पढ़ाया जाना है। प्री नर्सरी बच्चे को समझ लीजिए, प्री नर्सरी बच्चा, उसको किस तरह से पढ़ाया जाए, कैसे उसको पुश किया जाए पढ़ने के लिए, उसको कैसे प्रेरणा दीजिए, कैसे उसको उकसाया जाए कि तुम पढ़ो, कैसे उसको इंटरेस्ट है। ओके, शिक्षण पूर्व अवस्था यही होती है। अंतःक्रियात्मक अवस्था, यह अवस्था क्रिया अंतःक्रिया के नाम से भी जानी जाती है। शिक्षक शिक्षार्थी मिलकर सक्रिय भूमिका निभाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। ओके, जो थोड़ा बड़ा बच्चा हो जाता है, इसके अकॉर्डिंग वो टीचर से अपनी बात बोल लेता है, टीचर स्टूडेंट को समझाते हैं, आपस में एक दूसरे अंतःक्रिया करके समझ जाते हैं। उत्तर अंतःक्रियात्मक अवस्था, स्वमूल्यांकन, आकलन, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जानकारी आदि, इसके अंतर्गत आता है स्वमूल्यांकन।
अपने को बच्चा जान जाता है कहाँ पे क्या वीक पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट नहीं है, क्या उसमें सुधार किया जा सकता है, क्या इंप्रूवमेंट नहीं किया। आपको जैसे लग रहा होगा कि मेरा ये टॉपिक थोड़ा सा वीक है, इससे पहले कुछ आपके इस फर्स्ट पेपर में कुछ लोगों का कुछ मेन पॉइंट होगा जो उसके लिए प्लस पॉइंट है। जो साइंस साइड के बच्चे होंगे ओके, तो उन्होंने देखा होगा कि जो आपका डाटा इंटरप्रिटेशन है ये आपका प्लस पॉइंट है, ये यूनिट आपको नहीं पढ़नी। और आपका आ जाता है तर्क वितर्क वाला, वो आपका प्लस पॉइंट होगा। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो आपके 2 यूनिट आपको बहुत कम पढ़ने। एजुकेशन वालों के लिए एक ये यूनिट है, लास्ट में संप्रेषण एक यूनिट है, और लास्ट सबसे हमको लगता है 10 यूनिट है आपकी उच्च शिक्षा। तो कुछ प्लस पॉइंट आपको इसमें मिल जाते हैं, तो काफी हेल्पफुल रहता है आपके लिए। ओके, तो आपको उत्तर अंतर क्रियात्मक आप स्वमूल्यांकन कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जानकारी आदि। आपका ये हो गया शिक्षण की अवस्था। अब आपको बताएंगे हम शिक्षण के सूत्र और शिक्षण के क्या सिद्धांत हैं। ओके, आपका शिक्षण सूत्र। ओके, शिक्षण सूत्र से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि किसमें क्या चीज दी है, कौन कौन सा शिक्षण सूत्र है। अगर आपको सारे शिक्षण सूत्र पता है कि कितने होते हैं, कौन कौन से प्रकार, और किससे शुरुआत होती है, किससे एंडिंग होती है। जैसे कभी पूछ देता है जटिल से सरल की ओर, ये आपका शिक्षण सूत्र नहीं है। आपका है शिक्षण सूत्र सरल से जटिल को। तो आपको पूरे शिक्षण सूत्र एकदम इजी वे में है, आप एक बार समझ जाइएगा तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे। ओके, आप पहले एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल मेन है। आप अगर एग्जाम्पल को अच्छे से ध्यान रख के याद कर लेते हैं तो आप कभी शिक्षण सूत्र भूल ही नहीं सकते। स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट है शिक्षण के सूत्र। ये किसने दिया था शिक्षण के सूत्र? तो हर्बर्ट स्पेंसर और कमेनियस को शिक्षण सूत्र का जन्मदाता माना जाता है। किसने शिक्षण सूत्र दिया है? तो आपके राइटर है स्पेंसर और कमेनियस ने। सबसे पहला आपका शिक्षण सूत्र है सरल से जटिल की ओर। ठीक है, शिक्षण सूत्र का मतलब क्या होता है कि किस ढंग से हम पढ़ें, बच्चों को कैसे पढ़ाएं। ओके, शिक्षण सूत्र का मतलब यही होता है सरल से जटिल की ओर। पहले बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं स्टार्टिंग से ABCD, उसके बाद बच्चों को कुछ वर्ड लिखना स्टार्ट करा देते हैं। जैसे आप 2-2 वर्ड के अक्षर दे देते हैं, बेटा अब लिखो, सब लिखो, एट लिखो, लर्न लिखो, कुछ भी छोटे छोटे से बड़े अक्षर हम लोग बताना शुरू कर देते हैं, तो इजी से हार्ड वर्क। इसके बाद हम सेंटेंस बोलना शुरू कर देते हैं, उसके बाद डिक्टेशन बोलना स्टार्ट करते हैं, बच्चा रीड कर लेता है। तो किससे स्टार्ट करता है पहले पढ़ना? सरल से जटिल की ओर। ओके, फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, बालक जो पहले से जानता हो। बच्चे को हमको बड़ा आ बताना है, छोटा बताना है, ई बताना है, छोटी बताना है, बड़ी बताना है। तो बच्चे को पहले बता आम, आम होता है, मैंगो होता है, लेकिन मैंगो का शब्द नहीं पता, किस वर्ड से उसको डिफाइन करना है। ओके, तो बड़ा से आम होता है, तो हमको आम को दिखाकर हमको उसको बड़ा आ को बताना है कि बेटा बड़ा आ ही होता है। तो जो चीजें उसको पहले से पता है, ज्ञात ज्ञात है, उसको आम के बारे में पता है, वो अज्ञात की ओर बड़ा आ के बारे में नहीं पता है, तो उसको उस वर्ड को बताना है, याद करवाना है। फिर हम मूर्त से अमूर्त। जो मूर्त मतलब जो चीजें दिखती है, अमूर्त जो चीजें हमें दिखाई नहीं देती है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, जो स्थूल चीजें, ये ब्लैक बोर्ड आपको दिख रहा है। ओके, और सूक्ष्म की ओर जो हमें चीजें नहीं दिख रही हैं, छोटी छोटी बारीकी माइक्रोवेव से देखे तो दिखेगा। मित्र, मित्र आपको दिखते हैं, आपके फ्रेंड दिखते हैं, हम दिख रहे हैं आपको। ठीक है, आपके टीचर के तौर पर, टीचर के तौर पे मैं आपको दिख रहा हूँ, लेकिन आपको मेरे विचार नहीं दिख रहे हैं। जब मैं बोलूंगी, जब मैं उसको प्रस्तुत करूंगी, तभी आप उसको जान सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एक मित्र हो गया, वो आपका मित्र आपको समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी मित्रता क्या होती है? मित्रता क्या होती है? जो उसने जो आपके साथ बिहेव करता है वो उसकी मित्रता है। बच्चों को पहले बताने के लिए मूर्त चीजें दिखाइए, आप उसके फ्रेंड के बारे में बताएं, जो वो बिहेव करता है वो आपको मित्रता होती है, उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, ये आपको हो गया अमूर्त। मूर्त से अमूर्त में, मूर्त से अमूर्त में आपका क्या आएगा वर्ड, उदाहरण आएगा, तो आपको ये आपको देख के पता लग जाएगा इससे क्या डिफाइन होगा। उसके बाद आएगा प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है, पाठ पढ़ाना, उससे क्या सीखा जाता है? अगर आप पूरा लेसन पढ़ते हैं, ठीक है, लेसन आपको दिख रहा है, वर्ड आपको दिख रहे हैं, लेकिन उस लेसन से आपको क्या सीख मिलती है? बाद में टीचर आपसे पूछता है आपने इससे क्या सीखा, इससे क्या आपका निष्कर्ष निकल रहा है। ठीक है, तो आपको पाठ को पढ़ाना, ये प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, उससे आपने क्या सीख ली है। फिर आपका आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर। ओके, आपका आता है अनिश्चित से निश्चित की ओर, ये आपका शिक्षण का सूत्र है। आपको क्या पसंद है? ठीक है, आपके पसंद के बारे में पहले जानना, आपको क्या चीजें आपको पसंद है। ठीक है, क्या पसंद है, उसके बाद आपको क्या पसंद नहीं है, नहीं है। तो पसंद में आपका आ जाता है
जैसे कभी ढेर सारी चीजें हमारे सामने रखी होती है, हमको पता नहीं चलता अब क्या चीज लें, कभी सेलेक्ट नहीं कर पाते। कहीं भी हम जाते हैं, कभी मार्केट में जाते हैं, चीजें होती है हमारे सामने, हमको समझ में नहीं आती क्या चीजें लें। तो अनिश्चित चीजें हैं, जब एक चीज को सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो चीज हो जाती है निश्चित। ठीक है, जैसे कभी बच्चे के सामने हम लोग काफी खिलौने रख देते हैं, बच्चे को समझ में नहीं आता कौन सा ले, जब वो सेलेक्ट कर लेता है तब वो हो जाता है निश्चित। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा ये निश्चित, अनिश्चित से निश्चित क्यों, उसके बाद विशिष्ट से सामान्य क्यों। ठीक है, विशिष्ट चीजें, देखिए हम में और आप में क्या अंतर है, हम सिस्टर ही दोनों हैं, और दोनों में क्या विशेषता है, किसी का नेचर अच्छा है, किसी का नेचर नहीं अच्छा है, किसी की वॉइस मोटी, किसी की वॉइस पतली है, कोई काला है तो कोई गोरा है। ये हमारी हो गई विशेषताएं, जो बोलते हैं ना किसी में एक स्पेसिफिक चीज होती है, गॉड गिफ्ट होता है, कुछ भी होता है, तो इसमें एक विशेषताएं हम लोगों में विशिष्टता है। और जो हमारे अंदर समानता क्या है, उनके भी 2 आंख है, 2 हमारे भी आंख है, 2 उनके भी हाथ है, 2 हमारे भी, तो इससे समानता हो गई। तो क्या विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहले उसकी स्पेसिफिक चीजें ढूंढनी है, उसके बाद उसके जनरल चीजें आपको ढूंढना है, इसमें देखना है। तो आम और नींबू का पेड़ दोनों ही हैं, बस उसकी क्वालिटी देखिए, उसमें मैंगो लगती है, उसमें नींबू लगता है, उसका फल का स्वाद मीठा होता है, उसका खट्टा होता है। और समानता चीजें देखिए तो उसमें उसको भी वो उसकी भी लीफ जो होती है, पत्तियां वो हरी होती हैं, और उसकी भी पत्तियां हरी होती है, उसमें भी जड़ होती है, उसमें भी जड़ होती है, उसमें भी तना होता है, उसमें भी तना होता है, उसको काटने पर सूख जाता है, उसको भी काटने पर सूख जाता है, उसको भी पानी की आवश्यकता और धूप की आवश्यकता होती है, उसको भी होती है। तो ये हो गया सामान्य इसकी क्वालिटी। आपको हो गया आपका विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पहले जो चीजें होती है हमको नाउन प्रोनाउन, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नाउन प्रोनाउन के बारे में बताना, उसको छोटी छोटी चीजों के बारे में बताना, उनको नॉलेज देना। अब जब उनको पूरा नॉलेज हो गया उसके बाद हम उनको पूरा बताएंगे, पूरा सेंटेंस पूरा बनाना, पूरा पैराग्राफ करना। ठीक है, हमने पहले छोटी छोटी चीजें बता दी, उसके बाद हम बोलते हैं आपसे ऐसे लिखो, उसके बाद वो पूरा ऐसे लिख देते हैं। तो पहले विश्लेषण से संश्लेषण की उसको बोले, आदि को बताना, फिर एक वाक्य रचना कर देना। संपूर्ण से अंश की ओर, जैसे आप संपूर्ण से, आपने पूरी फिल्म देखी, आपने पूरी फिल्म देख ली, उसके बाद आप बाद में ये बताएंगे उसका ये सॉन्ग अच्छा था, उस हीरो ने ये अच्छा कपड़ा पहना था, ये उसकी ये चीज अच्छी थी, उसका ये सीन अच्छा था, उसकी ये एक्टिंग अच्छी थी। ठीक है, आप बाहुबली देखेंगे आपको कटप्पा का रोल अच्छा लगा होगा, तो उसमें कटप्पा का रोल अच्छा था, उसका ये सॉन्ग अच्छा था, वो जब एंट्री कर रहा था उसका ये चीज अच्छा। तो पहले संपूर्ण के बारे में जानना, उसके बाद उसके स्पेसिफिक चीजों को उसको जानना। तो संपूर्ण से अंश की ओर देखना। ठीक है, फिर प्रकृति का अनुसरण करना, बच्चे को प्रकृति का अनुसरण, पहले बच्चे के बारे में जानना कि उसका IQ लेवल क्या है, वो क्या सीखता है, वो कैसे सीखता है, उसको किस चीज में इंटरेस्ट है। ठीक है, उसका एज क्या है। ऐसे नहीं बच्चे को हम पढ़ाने लगते हैं, छोटा सा बच्चा है 8-9 साल का बच्चा है, उसको हम पढ़ाने लगे हार्ड चीजें, अब हम उसको पढ़ाने लगे ये कम्युनिस्ट शिक्षण के सूत्र, उसको समझ में आएगा, नहीं समझ में। तो पहले उसको देखना चाहिए उसका क्या IQ लेवल है, उसके अकॉर्डिंग उसको हमको पढ़ाना है। ठीक है, तो प्रकृति का अनुसरण करना, बच्चे को नेचर हर चीज जानना, उसके बाद उसको पढ़ाना। ठीक है, उसकी ग्रहण शक्ति, उसको क्या कितना कैपेबल है वो पढ़ने के लिए, उसके बाद उसको नॉलेज देना। फिर मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर, मनोवैज्ञानिक से, बच्चे को पहले मनोवैज्ञानिक ढंग क्या, अब जो पढ़ाई होती है, जो स्टडी होती है वो मनोवैज्ञानिक ढंग से होती है। ओके, बच्चे को क्या पढ़ाना है, बच्चे का कब मूड है, खेल के द्वारा पढ़ाना है। ठीक है, ऐसे उसको नॉलेज दो मनोवैज्ञानिक ढंग से। मनोवैज्ञानिक से तार्किक ओर, बच्चों को पहले तत्पर करना, उसमें रुचि इंटरेस्ट कराना, बच्चों को देखिए कहानी पाठ, और उनके देखिए बुक्स में कितने पैराग्राफ चित्र बने होते हैं जिसमें उनको इंटरेस्ट आ जाए। उसके बाद उनको तार्किक विषय वस्तु को समझाना, उसके बाद उनको जो पाठ होता है उसके बाद उसको समझाना। देखिए मैम क्या करती हैं कि बच्चे की स्टोरी टाइप में कहानी सुना देती हैं। ठीक है, कहानी सुनाने के बाद भी उसको कभी कभी लेसन पे ले जाती है, बच्चों को कभी कभी टाफी दे देती है कि आप बच्चा इंटरेस्टेड हो जाए पढ़ने के लिए, उसके बाद उनको पढ़ाया जिसमें उस चीजों को याद हो जाए, बच्चा बैठ तो जाए कम से कम क्लास में, कम से कम थोड़ी देर बैठे तो तभी तो उसको वो कुछ पढ़ा पाएंगे। बच्चा बैठेगा नहीं, भाग के जा मैम कहाँ पढ़ा पाएंगे। ये हो जाए विषय वस्तु को बाद में समझाना। फिर अनुभव से युक्ति की ओर, एक्सपीरियंस से फिर इस युक्ति की ओर, अनुभव से युक्ति की ओर, निजी अनुभव को सिद्ध करके सिद्धांत तक पहुंचना। ठीक है, तो इसमें निजी अनुभव हम लोगों को अपना इंक्लूड करना होता है। निजी अनुभव हमारा क्या है, जैसे हो गया कि न्यूटन के ऊपर एक सेब गिरा था। ठीक है, वो तो इनका अनुभव था, एक्सपीरियंस था, एक सेब गिरा उनके ऊपर, लेकिन उसके बाद उन्होंने देखे गुरुत्वाकर्षण का एक सिद्धांत ही रच दिया। ठीक, उनके अपने वो एक्सपीरियंस से उन्होंने एक सिद्धांत को बना दिया। तो अनुभव युक्ति की ओर ले जाना, तो अनुभव से एक नियम या सिद्धांत की रचना कर देना। ठीक है, उसके बाद मैं वीडियो को लंबी नहीं करूंगी क्योंकि आपका वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है। चाहे जितना भी हम अच्छा पढ़ाएं आपको, चाहे जितना इजी वे में पढ़ाएं, लेकिन आप देखते ही वीडियो लंबी हो गई, अब इसको पुश कर दो।
लेकिन मैंने लिखने से ज्यादा मैं फोकस करती हूँ आपको समझाने, क्योंकि आप छोटे बच्चे नहीं रहे कि आपको हर एक चीज लिख के दी जाए। नेट जेआरएफ एग्जाम में जितनी चीजें कंटेंट आपके क्लियर होंगे उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है, आप उतने ही ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, इसके बाद शिक्षण सूत्र के बाद मुझे बस इस टॉपिक में सिर्फ सिद्धांत बचे हुए, ठीक है। मैं आपको अच्छे से सिद्धांत एक्सप्लेन कर दूंगी, आपका ये टॉपिक खत्म। फर्स्ट यूनिट में कुछ 2-3 टॉपिक बचे जो इंपॉर्टेंट, उसके बाद मैं आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर दूंगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज उसको लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।